हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले हैं जो हिंदी और इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग इन नेचर जो पेपर आने वाला है, पेपर 1 बीपीएससी का 6 to 8 का, वो कवर करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन क्लास 1 to 5 में भी पूछे जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, सारे ऑप्शंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और जितने भी टॉपिक्स आएंगे, अगर संधि का आएगा तो मैं पूरा संधि कवर करता हूँ, समास आएगा तो पूरा समास कवर करते हैं, चाहे स्वर हो व्यंजन हो, कंप्लीट टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन में ही। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। चूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द लाइन, यानी में वन वर्ड बताना है। वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर और ग्रीफ, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोइक। यानी आपने सन्यासी टाइप के जो लोग देखे होंगे, जो रियल सन्यासी होते हैं, उन्हें वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, उन्हें किसी भी तरह के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। टॉलरेंट माने होता है सहिष्णु, और पैसिव क्या होता है? एक्टिव का आपको अपोजिट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाउ मेनी डेज आर इन फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर, मानी अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 होते हैं। यूजुअली फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? तो 29 डेज होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। एमनेशिया मतलब याददाश्त चली जाना है, तो सही है। कर्टियस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिख रही, COURTEOUS, ये होती है कर्टियस की स्पेलिंग। कर्टियस का मतलब होता है काफी विनम्र व्यक्ति, क्या बोलते हैं? विनम्र व्यक्ति। एमनेशिया मतलब जिसकी याददाश्त चली जाए। मैंडेटरी मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी, कंपलसरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, यानी पृथ्वी जो है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है या फिर ईस्ट टू वेस्ट घूमती है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी जो पृथ्वी होती है। प्रश्न नंबर 5 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, यानी पूर्णता की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्लेंटीट्यूड बोलते हैं। जो पूर्णता की अवस्था होती है उसको प्लेंटीट्यूड बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है। अगर आप लोग मुझे एक सजेशन दें, क्या मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊं जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको एक ही वीडियो सेशन के अंदर दे दूं, जैसे कि सारे सिनोनिम हो जाएंगे, सारे इंटोनिम हो जाएंगे, सारे वन वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें हम एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड डेफिनेटली करवा दूंगा। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जीके, ए टू जेड सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार कर दी है, और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक्स हमारी रेडी है, और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है, थोड़ा सा घूम गया प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर इंडोर गेम्स, मतलब इंडोर जो घर के अंदर खेले जाते हैं। तो लूडो घर के अंदर खेला जाता है, सही है। कैरम भी खेला जाता है, चेस भी खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब काफी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब हमको ईडियम का मीनिंग बताना है। ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब जो होता है ना, बहुत खुश होना होता है। क्या होता है? बहुत खुश होना। कहते हैं कभी कभी कोई बहुत खुश होता है, कहते हैं आज तो भाई ये 7वें आसमान पे, लेकिन इसको क्लाउड 9 बोलते हैं, नहीं 9वें आसमान पे, उससे भी ऊपर है, मतलब काफी ज्यादा हैप्पी, तो वेरी हैप्पी को बोलते हैं ऑन क्लाउड 9।
प्रश्न नंबर 8 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। काफी सारे वन वर्ड्स आ गए इस वाले सेट में। तो वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, यानी किसी परिवार में जो महिला मुखिया होती हैं, तो उस तरह की जो सत्ता होती है उसे क्या क्या बोलते हैं, तो उसको मैट्रियार्क बोलते हैं, यानी मात्र सत्तात्मक। क्या बोलते हैं? मात्र सत्तात्मक बोलते हैं, है ना। और अगर पितृ सत्तात्मक होता है तो पैट्रियार्क बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मोनोगेमी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक विवाह प्रथा। क्या? एक विवाह प्रथा। आपको सर एक ही तो विवाह होता है? नहीं भाई, बहुत बहु विवाह प्रथा भी होती है। पहले के जमाने में तो सभी लोग करते थे, आज भी बहु विवाह प्रथा होती है, उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। जो बहु विवाह प्रथा होती है उसे पॉलीगेमी बोलते हैं, और जो एक विवाह प्रथा होती है उसे मोनोगेमी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से देशज शब्दों को चुनना है। तो बेगम नहीं है, क्षेत्र, ये भी ठोकर जो है ना वो सबसे सुइटेबल ऑप्शन होगा। तो ठोकर जो है ये एक तरह का देशज शब्द है। अच्छा, बेगम जो शब्द है ना ये तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है ये बेगम। प्रश्न नंबर 11 है, वैभव का घोड़ा तेज भागता है। वाक्य में अविकारी शब्द है। अविकारी जो अव्ययी शब्द होता है ना, अव्यय शब्द, वो अविकारी शब्द होते हैं, यानी उनके ऊपर लिंग, वचन, काल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तेज जो होगा ना ये सबसे सुइटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि तेज जो है ये अविकारी शब्द होगा। समझ गए ना, एक अव्यय शब्द भी है। अगला प्रश्न लेते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये है पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 13 है, अन्वेषण शब्द किन दो शब्दों से बना है? अनएषण, ना भाई ये तो नहीं है। अनुधन एषण, अन्वेषण ये गलत है, ये सही एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनुधन एषण ये एकदम सही शब्द बनेगा। इसको कैसे आप अगर एग्जैक्टली करो तो ऐसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ एकदम करके। तो इसमें उ प्लस ए बराबर हो जाएगा वाह। क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी यड़ संधि। कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए एक हिंदी का मास्टर वीडियो जल्दी से लेकर के आऊं, इसमें सारी चीजें हम कवर कर ले। कारक है, समास है, संधि है ना, निपात क्या होता है, और जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, भाषाएं कैसी कैसी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। बस आप लोग इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वे अपना अपना सामान ले गए। हम आज हमारा सामान नहीं, हम आज अपना सामान ले जाएंगे। तो अगर हमारा यहाँ लगाना सुटेबल नहीं, यहाँ पे अपना शब्द ज्यादा सुटेबल होता। एक तरह से ये अशुद्ध हो गया। क्या तुमने अपना फोन ले लिया? ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही अशुद्ध है, बाकी दोनों शुद्ध है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी ध्वनियां अयोगवाह है? हाँ, ये वाला काफी एग्जाम में आता है। तो ये जो यहाँ पे, अच्छा बी यहाँ पे कर दिया, ये बी है ये सी है। अयोगवाह जो है ये अंग और आह, इनको अयोगवाह ध्वनियां बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना ये स्वर में आती है ना ये व्यंजन में आती है, इन्हें अयोगवाह बोलते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अयोगवाह आपको ऐसे भी ऑप्शन में दे देता है, जैसे आ है, ई है, अंग है, फिर ऊ है, इसे पूछ लेगा कौन सा अयोगवाह है, तो आपको ये बताना होगा। तो दो अयोगवाह होते हैं, एक अंग और एक आह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। आप कहोगे सर लिखा नहीं है, वो याद है ना इसलिए बोल दिया। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखो, कभी भी अलंकार निकालना है, पहली चीज तो जो पंक्ति है उसको ध्यान से देखो। चारुचंद्र की चंचल, चा 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 चा, कई बार चा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शब्दालंकार में आपको जब भी शब्दालंकार आएगा तीन भेद आपको स्पेशली याद रखने हैं। शब्द एक अनुप्रास होता है, एक यमक होता है और एक होता है श्लेष। मैंने आपको बताया था ना। अब अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है,
ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है, इसमें एक शब्द की आकृति कई बार होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए, हरि हो गए उदास। अब आप देख रहे हैं ना, हरि मैंने कितनी बार बोला, तो मैं आपको आज इसका अर्थ बता देता हूँ। हरि बोले मतलब मेंढक बोलता है, हरि ही सुने सांप सुनता है, हरि गए हरि के पास सांप गया मेंढक के पास, हरि कूदे यानी मेंढक कूदा, हरि में गए यहाँ पर पानी मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी। हरि कूदे यानी मेंढक कूदा और पानी में गया, हरि हो गए उदास मतलब कि सांप उदास हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हरि के तीन मतलब निकले, एक सांप है, एक मेंढक है और एक पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार। श्लेष अलंकार का मैंने बताया था, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। मतलब एक शब्द की आवृत्ति एक बार होगी लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। मैंने कहा ना, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छे अच्छे शब्द। कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब जो कुंवारा आदमी होता है, वो तो वह सुंदर स्त्री देखता रहता है, तो सुवर्ण का अर्थ है जो कुंवारा या व्यभिचारी है उसको सुंदर स्त्री उसके तात्पर्य में वो लेगा। कवि व्यभिचारी चोर, चोर का मतलब है सुवर्ण का मतलब सोना। तो इस तरह से एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देखें उत्प्रेक्षा वगैरह जो है ये क्या है, तो हमारे ये जो है ये अर्थालंकार में आते हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके बारे में भी मैं अगर क्वेश्चन आगे आता है तो जरूर डिस्कस कर लूंगा। प्रश्न नंबर 17 है, रति स्थाई भाव किसका है, ये श्रृंगार का स्थाई भाव है। 9 रस होते हैं, कितने रस होते हैं, 9, और इनके अपने अपने स्थाई भाव भी होते हैं। करुण किसका स्थाई भाव होता है, तो ये करुण मतलब करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। रौद्र रस का क्या होता है, तो इसका गुस्सा होता है। रौद्र मतलब क्या, गुस्सा होता है। तो रौद्र रस का जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है, गुस्सा या क्रोध, क्या होता है, क्रोध होता है। समझ गए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, नील गाय शब्द में समास कौन सा है। मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब भी कोई ऐसा समास आए और उसके विग्रह करने पर आपको एक शब्द विशेषण मिल जाए और एक शब्द विशेष मिल जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना वहां पे कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय। अब नील गाय में आप तोड़ोगे ना तो इसी ऐसे निकलेगा, नीली गाय, मतलब गाय कैसी है, नीली है। तो गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें डैश लगा होता है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता। अव्ययी भाव में क्या होता है, तो अव्यय एक शब्द अव्यय दिया होता है, जैसे कि मैंने कहा यथा संभव, मैंने कहा यथा संभव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, जहां उपमान और उपमेय में अभेद हो वहां अलंकार कौन सा होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब मैंने कहा भी था और आ भी गया, तो चलिए अब हम अर्थालंकार को डिस्कस कर ही लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो डिस्कस कर लेता हूं। बेसिकली 3 पूछे जाते हैं, एक है उपमा, एक है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। ये 3 आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। उपमा में क्या होता है, इसमें जो 2 व्यक्ति होते हैं या वस्तुएं होती, जो भी होता है, उनमें तुलना की जाती है। मैंने कहा तुलना की जाती है। मैंने कहा कि आप एकदम सलमान खान के जैसे दिखते हो, तो ये उपमा अलंकार है। लेकिन अगर कोई भी तुलना न की जाए, ठीक है, कोई डायरेक्ट कोई भेद ही ना हो, मैंने कहा आप सलमान खान हो, मैंने कहा आप सलमान खान हो, तो कोई भेद नहीं है यानी अभेद है, तो इसको रूपक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूपक। ठीक है, और उत्प्रेक्षा क्या होगा, मैं कहूंगा आप में सलमान खान एक मुझे दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी बॉडी बना लो तो संभावना है कि आप में सलमान खान नजर आए, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समझ गया ना, तो ये इस तरह से होता है। अगर तुलना की जाएगी तो तुलना वाले शब्द होंगे, जैसे कि सम दिया होगा, सरीखा दिया होगा, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस शब्द दिया है, सरिस मन डोला। जैसे इसमें चरण कमल बंदाओ हरिराई, तो ये रूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा मैंने आपको बताया था, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात, तो ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण, और यही मोस्टली दिया भी जाता है आपको एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 20 है, और एक चीज मैंने बताई थी उत्प्रेक्षा में कि जब भी उत्प्रेक्षा आएगा इसमें मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्द दिए होंगे। जैसे मैंने कहा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गया, तो मनहु नील मणि शैल पर, क्या आया, मनहु आया, मनहु नील मणि शैल पर, तो ये पहचान होती है उत्प्रेक्षा की, मनु मानहु जनु जानहु दिया होता है। और उपमा होता है तो सम सरीखा जैसा इस तरह के शब्द दिए होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही है।
तो शंकर और शंकर, तो शंकर का मिश्रित होता है, शंकर का शिव है। हाँ भाई ये तो सही है एकदम। भवन भुवन, भवन का जंगल नहीं होता, भवन मान तो घर होता है, ये गलत हो जाएगा। अनिष्ट का बुरा होता है, अनिष्ट का निष्ठा वाला नहीं होता है, बिना निष्ठा वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित बोलेंगे। सीधा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान था ये वाला तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भैया हूं न भुवन भरत संभाई, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद देखिए कई सारे होते हैं, जैसे चौपाई है, दोहा है, सोठा है, रोला है, बरवाई है ना, इस तरह के काफी सारे छंद होते हैं। तो मात्राओं के आधार पर पहचाना जाता है। अगर चौपाई होगी तो 16 छंद होंगे सब में, ठीक है। सोरठा होगा तो 11, पहले वाली लाइन में 11, फिर 13, ठीक है। और दोहा होगा तो पहले 13 होगा, फिर 11 होगा। इस तरह से मात्राएं होती। मैं आपको निकाल के दिखाऊं, चलिए देखते हैं, निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं निकली हैं। मतलब क्या है, ये चौपाई है। अब आप कहोगे कि सर कैसे लगा दिए? देखो इसके लिए पूरी टेक्निक होती है, आपको हिंदी में थोड़ा अंदर तक जाना पड़ेगा। ये जो एस बनाया है ना, इसको दो बोलते हैं, इसको गुरु बोलते हैं, और एक जो बनाया इसको लघु मात्रा बोलते हैं। तो इसमें 16 मात्राएं दिख रही हैं। अगर इसमें सेंटेंस दिया होता तो जो जितने भी चरण आते, हर चरण में 16 मात्राएं होती, तो ये चौपाई छंद होता है। समझ गए ना? देखिए जो एक, मैं आपको थोड़ा सा मात्राओं के विषय में बता ही देता हूं। देखिए बताना क्या है, जो एक सिंगल सा अल्फाबेट, मतलब सिंगल सा वर्ण होगा ना, उसमें एक मात्रा होगी, जैसे भऊ, भा या उ, आया ना। और जो जिसमें लघु मात्रा होगी वो सिंगल होगा, लेकिन जिसमें दीर्घ मात्रा होगी वो गुरु होगा। और जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी यहाँ, लेकिन भा ही आ गया, भा देर तक निकला ना, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। ई देर तक निकला तो ये भी गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मात्राएं काउंट होती हैं, बाकी सब एक एक काउंट होंगी। तो देख लो, मैंने गिन दिया, आपके सामने ही निकाल दिया। आप चाहो तो एग्जाम में आए तो निकाल भी सकते हो, ठीक है, आप भी निकाल सकते, आसान होता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अर्ध्य शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो अर्ध्य का क्या होगा? अगर आप इसको विच्छेद करोगे तो अर, अब देखो आ के बाद रा तो निकल रहा है, लेकिन फिर से आ रहा है, ये तो गलत है। आ के बाद धा तो नहीं आएगा, ये तो गलत है। आप देखने में धा लग रहा है लेकिन आएगा नहीं। अर तो आ के बाद रा आ रहा है, तो ये सही आ रहा है, ठीक है। ये फिर या फिर ये एकदम सही, एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत सारे लोग ये लगा के आएंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, घोष व्यंजन को पहचानना है। मैंने सुघोष और अघोष बहुत बार बताया, एक बार फिर से बताने का मौका आ गया, चलिए मैं बता ही देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी जुड़े होते हैं। कभी कभी घोष लिखा होता है या सघोष लिखा होता है, एक ही मतलब है, ठीक है। फिर ये आपका अघोष आता है, ठीक है। अब देखना है हमको घोष और अघोष में अंतर क्या होता है। आपने जो पढ़ा होगा का से लेकर के मां तक, ठीक है, आपने 5 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, घा और ये अंगा। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, इसी तरह से बाकी के आप वर्ग भी लिख सकते हैं। तो जो अघोष होता है ना, वो होता है 1 और 2, यानी हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। इसके अलावा शा और सा, ये भी अघोष होता है। बाकी बचा 3 4 5, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। इसके साथ ही या, रा, ला, वा और हा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी घोष या सघोष कहलाते हैं। तो ये सघोष वाला हो गया। अब हमको क्या पहचानना है, घोष पहचानना है। तो ये देखना है, घोष यानी ये वाला, यानी 3 4 5 में से कोई होना चाहिए। तो पा फा, ये तो 2 में चला गया, तो इधर चला गया, छोड़ दो। का खा, ये भी 2 में चला गया, छोड़ दो। चा छा जा, यानी तीसरा वाला वर्ण है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा सघोष हो जाएगा। अब मैंने इतनी राम कहानी आपको बताई, तो ये ग्रामेटिकल रूल होता है, आप इसको पढ़ लो, आपको ये चीज याद रखनी होगी। या नहीं याद रखना चाहते तो सीधे याद रखो, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, यानी आपके गले में कंपन उत्पन्न हो, तो वो घोष होता है। आप देखोगे, बोलोगे ग घ ग, तो देखोगे आपका गला थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। लेकिन का और खा बोल के देखो, क ख च छ ट ठ, नहीं वाइब्रेट नहीं करा, तो ये अघोष हो गया। इस तरह से ये निकाले जाते हैं। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए, पसंद आपकी, जो सा आप ट्राई करना चाहें। जहां उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो, वो समास कौन सा होता है? मैंने आपको बताया कि जब भी विशेषण और विशेष का संबंध हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, वधु धन उत्सव, क्या
वधु धन उत्सव, तो ये कौन सा हो जाएगा? वधोत्सव नहीं होगा, वधूत्सव होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया भी है कि जब समान स्वर होते हैं, अब यहां पर देखेंगे ये ऊ निकलेगा और ये ऊ निकलेगा, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ, और यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जब समान वर्ण मिलते हैं तो उसका जो दीर्घ होता है वो बन जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कल रात वह सो न सका, वह सकुशल सहित, मतलब दो दो, यहाँ पे तो भाई ज्यादा हो गया ना, सकुशल भी लगा है सहित भी लगा है, तो दोनों सेम मैच कर रहे हैं। यहाँ पे सही तो नहीं होना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अब हम पहुंचेंगे पैराग्राफ के ऊपर, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसको खुद ही पढ़ के सॉल्व करें, वो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का मुख्य कारक रही है। बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र ने अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक की यात्रा बुद्धि के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका है। बुद्धि के समक्ष बल और तेज निरुपाय होकर रह गए हैं। जगत में बुद्धि सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो गई है। बुद्धि के द्वारा ही अनेक युद्धों में विजय श्री बुद्धिमान को मिली है। बुद्धि का ही एक अहम कारण है कि उत्पादक ना होते हुए एक वर्ग उत्पादन का नियंत्रक बना हुआ है। उसके द्वारा अर्जित पूंजी जहां मजदूरों के शोषण से आई है, वहीं उसके द्वारा बुद्धि के दुरुपयोग द्वारा भी वह व्यापार और सट्टे बाजारी इत्यादि से अनेक प्रकार के संपन्न बनाने में सफल रहा है। ज्ञान विज्ञान निर्माण विनाश सभी बुद्धि के उद्भव हैं। बुद्धि की महत्ता स्वयं प्रतिपादित की जा सकती है, की जाती है कि मानव कैसे पशु से आज का सभ्य प्राणी बना और चंद्रमा पर पहुंचा है। आज वह अंतरिक्ष पर बसने का विचार कर रहा है। मानव सभ्यता के उत्थान में श्रम का बहुत बड़ा योगदान है। उस श्रम को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि द्वारा ही संपन्न हुआ है। आकाश चुंबती बहुमंजिला इमारतें ज्ञान निर्माण में बुद्धि के योगदान की पराकाष्ठा व्यक्त करती है, वहीं उपग्रह और अंतरिक्ष यान उसे साध्य नहीं साधक सिद्ध करती हैं। बुद्धि के संसाधन से सभी लक्ष्य साधते हैं, ठीक है, और बुद्धि का सार यही है, यानी पूरा बुद्धि के ऊपर बेस्ड है। तो भाई देख लेते हैं प्रश्न क्या दिए गए हैं। मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान है? अब इतनी तो बुद्धि मैंने लगाई कि मेरी बुद्धि खुल गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग द्वारा हुआ है? हवाई जहाज का भी हुआ है, अंतरिक्ष यान का भी हुआ, उपग्रह भी हम लोगों ने बना लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक का हम लोगों ने निर्माण कर लिया, मतलब मानव ने, ठीक है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सकता है। इससे क्या अभिप्राय है? आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? ये तो भाई एकदम ही गलत है। ईश्वर है या नहीं, ये तो भाई बुद्धि से नहीं बताते। दिन रात कैसे होते हैं, हाँ ये बताया गया है। बुद्धि के प्रयोग से साइंस का प्रयोग किया गया, बताया गया कि परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, तो ये सारी चीजें बुद्धि का प्रयोग करके तो बताई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चंस वाला। आई होप आपके 30 आउट ऑफ 30 जरूर आए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे निकालते हैं, तो आप बताइएगा मित्र, सूचना, उपहार, पुरुषार्थ, इसमें से स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको मैं जीके के भी सेट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं और हिंदी और इंग्लिश का एक मैराथन क्लास भी बनाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। एक ही वीडियो में कंप्लीट चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा अपना अवेलेबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।